नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेज IQ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस। हमने पहले पार्ट में बात की थी शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर की बात की थी। कोल्ड वॉर 1945 से लेकर 1991 तक चला था, यानी शीत युद्ध का जो दौर है वो 45 आता है, लगभग 1945 से लेकर 1991 तक चला था। उसमें विश्व दो भागों में बट गया था, एक पूंजीवादी विचारधारा और एक साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व करा था अमेरिका और जबकि साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। कैसे पनपी तो मैंने बताया था। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 जो ट्रिपल अतांत व ट्रिपल अलायंस के मध्य हुआ, जिसमें जीत ट्रिपल अतांत की हुई। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की बात की जो 1939 से लेकर 1945 तक चला, जो मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच लड़ा गया, जिसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई। उसके बाद 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से व्लादिमीर लेनिन ने साम्यवादी शासन की स्थापना की थी। उसके बाद मैंने बात की 1965 में क्यूबा संकट, जैसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, अमेरिका का पड़ोसी देश, जहां पर अमेरिका ने बे ऑफ पिग्स गृहयुद्ध शुरू करवा दिया था। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुसरोव ने मिसाइलें तैनात कर दी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने गुट निरपेक्षता के बारे में भी पढ़ा था, जिसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। उसके बाद शस्त्र नियंत्रण संधियां भी पढ़ी थी। आज हम दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ते हैं, शीत युद्ध का दौर। और आज का जो यूनिट है, दो ध्रुवताओं का अंत, मिलता जुलता पाठ है। यानी पाठ का नाम क्या है आज? दो ध्रुवताओं का अंत। दो ध्रुवताओं का अंत। दो ध्रुव कौन कौन सी थी? एक तरफ था अमेरिका या अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ, वर्सेस सोवियत संघ, जिसे USSR भी कहा जाता है। ये दो युद्धों का प्रारंभ कहां से हुआ? तो 1945 से लेकर 1991 तक, लगभग 45 साल, और यही शीत युद्ध का समय है। इनका अंत कैसे हुआ? इनका अंत हुआ था सोवियत संघ के पतन के साथ। सोवियत संघ का पतन कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1991। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। किस कारण? सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया। कब हुआ? 25 दिसंबर 1991। कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1991। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे मैं आपके इस पाठ की शुरुआत होती है बर्लिन की दीवार ध्वस्त। बर्लिन की दीवार ध्वस्त, इसी के साथ पाठ की शुरुआत होती है। हेडिंग है बर्लिन की दीवार ध्वस्त। बर्लिन की दीवार ध्वस्त। बर्लिन कहा? जर्मनी में। कब खड़ी की गई? तो 1961 में। मान लो ये जर्मनी है और यहां पर बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई। जर्मनी या बर्लिन को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तरफ हो गया पश्चिमी जर्मनी। एक तरफ हो गया पश्चिमी जर्मनी और दूसरी तरफ हो गया पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी का नेतृत्व करा था अमेरिका या पूंजीवादी गुट। और पूर्वी जर्मनी था, उसका नेतृत्व करा था साम्यवादी
साम्यवादी गुट। यानी 1961 में बर्लिन में या बर्लिन में बर्लिन की दीवार खड़ी कर देती है, जर्मनी को दो भागों में विभाजित कर देती है। एक पश्चिमी जर्मनी जिसका नेतृत्व पूंजीवादी गुट करता है और दूसरी पूर्वी जर्मनी जिसका नेतृत्व साम्यवादी गुट करता है। यह बर्लिन की दीवार लगभग 28 सालों तक रही। कब तक? लगभग 28 सालों तक। और अंत में 9 नवंबर 1989 को लोगों के द्वारा इस दीवार को तोड़ा गया। इसी के साथ बर्लिन की दीवार क्या है? ध्वस्त हो जाती है। तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो 1961 में, जो जर्मनी को दो भागों में विभाजित कर देती है, एक पश्चिमी जर्मनी और एक पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी का नेतृत्व पूंजीवादी गुट और पूर्वी जर्मनी का साम्यवादी। लोगों के द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया जाता है। यह लगभग 150 किलोमीटर से अधिक थी। 150 किलोमीटर से अधिक थी। यह थी बर्लिन की दीवार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे मैं बात करता हूं। आपको शीत युद्ध का दौर जब पाठ करवाया था मैंने, तब उसमें बताया था 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उसके माध्यम से व्लादिमीर लेनिन वहां पर साम्यवादी शासन की स्थापना करता है। रूस में बोल्शेविक क्रांति, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब? 1917 में। यहां पर क्या है कि व्लादिमीर लेनिन साम्यवादी समाज की स्थापना करता है। व्लादिमीर लेनिन साम्यवादी शासन की स्थापना करता है। जो राजाओं का जो निकुंज डार्साइड कि उसका अंत कर देता है और एक साम्यवादी शासन की स्थापना करता है। यहां पर कुछ लक्ष्य भी रखे गए। साम्यवादी व्लादिमीर लेनिन ने जो साम्यवादी शासन की स्थापना की, उसके द्वारा कुछ लक्ष्य भी निर्धारण किए गए थे। कौन कौन से लक्ष्य थे? एक लक्ष्य था वर्ग व्यवस्था को समाप्त करना। वर्ग व्यवस्था को समाप्त किया। दूसरा है समानता पर आधारित समाज। समानता पर आधारित समाज का जन्म। और तीसरा है उत्पादन और संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। उत्पादों व साधनों पर सरकार का नियंत्रण। वर्ग व्यवस्था यानी अमीर और जो गरीब दो वर्ग है उनको समाप्त कर दिया गया। समानता पर आधारित समाज का जन्म यानी सभी एक रूप से समान है। इसी समानता के आधार पर एक नए समाज का क्या किया गया? जन्म किया गया। उत्पादों व संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण यानी सब कुछ है वो सरकार का नियंत्रण होगा। कोई भी क्षेत्र निजी नहीं होगा, यानी प्राइवेट नहीं होगा, निजी क्षेत्र नहीं, यानी निजी क्षेत्र का जो प्रभुता उसे समाप्त कर दिया गया और सब कुछ किसका नियंत्रण होगा? सब कुछ सरकार का नियंत्रण होगा। यह थी व्लादिमीर लेनिन के द्वारा साम्यवादी शासन की स्थापना जो रूस में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से की गई थी। उसके लक्ष्य रखे गए थे वर्ग व्यवस्था को समाप्त करना, समानता पर आधारित समाज का जन्म, उत्पादों व संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण यानी कोई भी निजी क्षेत्र में नहीं होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब आगे बात करूं मैं तो यूएसएसआर क्या है? मैंने लिखा था बैक में, सोवियत संघ के बैक में लिखा था यूएसएसआर। यूएसएसआर अगर सीधे शब्दों में कहें तो सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ। अगर अंग्रेजी में बात करें तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट
रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 1922 तक, और कब तक रहा? ये 1991 तक रहा था। 1922 में गठन हुआ, 1991 तक रहा था। इसमें कितने देश शामिल थे? इसमें 15 गणराज्य शामिल थे। 15 गणराज्य। कितने? 15 गणराज्य। कौन कौन से? रूस, मध्य एशिया के देश प्लस पूर्वी यूरोप के देश तो यूएसएसआर, जिसे अगर सीधे शब्दों में कहें तो सोवियत संघ, अगर अंग्रेजी में बात करें तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। गठन इसका 1922 में, और कब तक चला? 1991 तक। इसमें 15 गणराज्य शामिल थे, रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देश। रूस है वो केंद्र था, यानी सब कुछ इसका संचालन कौन कर रहा था? केंद्र बिंदु बात करो, केंद्र बिंदु तो कौन था? रूस इसका संचालन कर रहा था। रूस इसका क्या कर रहा? संचालन कर रहा। जब सोवियत प्रणाली बनती है तब यही रूस इसके पतन होने का एक कारण बनता है। पहले इसका आप स्क्रीन छोड़ दो, इसके बाद मैं अगली बात करता हूं सोवियत प्रणाली के बारे में। अब मैं बात करता हूं सोवियत प्रणाली की। क्या थी सोवियत प्रणाली? सोवियत प्रणाली। बात नंबर 1, सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को महत्व। कम्युनिस्ट पार्टी को महत्व। 2 नंबर बात, विपक्ष को कोई स्थान नहीं। विपक्ष को कोई स्थान नहीं। और जो उत्पाद व संसाधन थे उस पर सरकार का नियंत्रण था। उत्पाद और संसाधन पर क्या था? सरकार का नियंत्रण था, या राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो सोवियत प्रणाली में इन 3 बातों पर, यानी कम्युनिस्ट पार्टी को महत्व, कम्युनिस्ट पार्टी को ज्यादा महत्व दिया गया। विपक्ष को कोई स्थान नहीं, सब कुछ है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, विपक्ष में कोई स्थान नहीं है। जैसे हमारे भारत में बात करें तो बीजेपी है, बीजेपी के सामने कांग्रेस भी है, आप पार्टी भी है, एनडीए भी है, लेकिन यहाँ पर एक ही पार्टी थी, वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। विपक्ष को कोई स्थान नहीं था। पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो विपक्ष का कोई स्थान नहीं था। राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था, यानी सब कुछ राज्य सरकार, सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकार में था। कोई भी क्षेत्र निजी नहीं था, कोई भी क्षेत्र निजी नहीं था, सब कुछ अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी का था। सोवियत प्रणाली, इस सोवियत प्रणाली के हमें लाभ भी देखने को मिलते हैं, और सोवियत प्रणाली के पतन के कारण क्या थे वो भी हम जाने। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं सोवियत प्रणाली के लाभ आपको बताता हूं। अब मैं बात करता हूं सोवियत प्रणाली के लाभ के बारे में। सोवियत प्रणाली के लाभ, क्या क्या लाभ थे इसके? नंबर 1 बात, दूसरी दुनिया का जन्म। दूसरी दुनिया का जन्म या उदय। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा था, उसी के खिलाफ एक साम्यवादी समाज की स्थापना की गई जो उनकी नीतियों को विफल कर रहा था। मान लो दूसरी दुनिया का एक जन्म माना जा रहा था जो अमेरिका को टक्कर दे रहा था। 2 नंबर बात करें तो सोवियत संघ का महाशक्ति के रूप में उभार। उदय, महाशक्ति के रूप में उदय। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर
हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु हमले कर दिए। अमेरिका ने हमले करने के कारण कुछ अलग होता है, लेकिन अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि विश्व में अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश कोई दूसरा नहीं है। लेकिन सोवियत संघ ने सोवियत प्रणाली के तहत यह बता दिया कि अमेरिका को टक्कर हम दे सकते हैं। तो सोवियत संघ का इस प्रणाली के रूप में एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ था। 3 नंबर बात करें तो संचार प्रणाली उन्नत। रूस और जो 15 गणराज्य थे मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनमें संचार प्रणाली काफी उन्नत की गई, यानी आपस में कॉन्टेक्ट बड़ा अच्छा था इनका। यह सोवियत संघ का एक लाभ यह भी है, संचार प्रणाली उन्नत। चौथी बात करें तो सुविकसित आवागमन। सुविकसित आवागमन किसी भी देश के लिए आवागमन का रास्ता बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसी सोवियत प्रणाली में सुविकसित है, जो आने जाने का जो मार्ग था उसे काफी हद तक बेहतर किया गया। अगर एक बात और करें तो विशाल ऊर्जा संसाधन, विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल प्रचुर मात्रा में। जो 15 गणराज्य शामिल थे यूएसएसआर में, मध्य एशिया के देश, पूरी यूरोप के देश, उनमें ऊर्जा संसाधन और खनिज तेल का काफी भंडार थे। अगर मैं बता दूं, ऊर्जा संसाधन और खनिज तेल काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, इराक पर वो कब्जा करना चाहता था क्योंकि इराक में तेलों की मात्रा भरपूर है। अमेरिका उन पर कब्जा करके अपना तेल हड़पना चाहता था, यानी इराक को अपने कब्जे में लेकर वह और भी शक्तिशाली बना चाहता था। किसी भी देश के लिए ऊर्जा संसाधन खनिज तेल काफी महत्वपूर्ण थे। इसी प्रकार सोवियत प्रणाली में भी ऊर्जा संसाधन और खनिज तेल पर काफी महत्व दिया गया। तो ये सोवियत प्रणाली के लाभ थे। नई दुनिया का एक जन्म हो गया, सोवियत संघ का महाशक्ति के रूप में उभरना, संचार प्रणाली को काफी उन्नत किया, सुविकसित आवागमन, विशाल ऊर्जा संसाधन खनिज तेल प्रचुर मात्रा में थे। इस सोवियत प्रणाली के हमें लाभ भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इस सोवियत प्रणाली के पतन के कारण भी इन्हीं से कुछ मिलते जुलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं पतन के बारे में बताता हूं। अब मैं बात करता हूं पतन के बारे में, सोवियत संघ के पतन के कारण। पतन के कारण क्या रहे होंगे? पतन के कारण नौकरशाही का शिकंजा, नौकरशाही का शिकंजा। अब यहां पर एक तानाशाह रूप शुरू हो चुका था, सब नौकरशाही प्रथा को पूरी तरह अपनाने लगे, या नौकरशाही प्रथा का पूरी तरह शिकंजा यहां कर चुके थे। दूसरी बात करें तो लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। अगर लोगों को कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी हो तो वह चुटकुलों व कार्टून के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करती है। लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की पूरी तरह आजादी नहीं थी। बात करें एक और तो अफगानिस्तान में हद से जो कब हुआ था 1969 से लेकर 89 तक, रूस ने अफगानिस्तान में अपनी रूसी सेना छोड़ दी थी। अफगानिस्तान पर वो कब्जा करना चाहते थे। यह भी एक सोवियत प्रणाली के पतन का कारण बना था। अर्थव्यवस्था का लड़खड़ाना। 1970 के दशक में यूएसएसआर की पूरी तरह जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। यह भी एक सोवियत प्रणाली के पतन का कारण था। रूस का केंद्र बिंदु होना, सीधे शब्दों में बात करें तो रूस का केंद्र बिंदु होना। 15 गणराज्य जो शामिल थे उसमें रूस का एक केंद्र बिंदु माना गया। रूस इस प्रणाली का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था और दूसरे देशों को अपनी मनमानी कर रहा था। तो ये भी सोवियत प्रणाली क्या है? पतन के कारण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
अब मैं बात करता हूं सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की विघटन में क्या भूमिका थी, उनकी क्या भूमिका थी। तो सोवियत संघ का विघटन हेडिंग डालता हूं मैं, सोवियत संघ का विघटन, इनमें मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी। मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं। कब? 1985 में। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव दो सिद्धांत देते हैं, एक तो है ग्लासनोस्त और दूसरा है पेरेस्ट्रोइका। ये जो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका ये दोनों ही रूसी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के? रूसी भाषा की। अगर इनका अर्थ जाने तो ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन या पारदर्शिता। अगर पेरेस्ट्रोइका की बात करें तो पुनर्निर्माण। क्या है? पुनर्निर्माण। मिखाइल गोर्बाचेव ने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। ग्लासनोस्त में किसको बढ़ावा दिया? तो लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। पेरेस्ट्रोइका या पुनर्निर्माण में उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को कहा। अर्थव्यवस्था को मजबूत क्यों? कि 1970 के दशक में यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई थी। किस कारण? तो 1970 के दशक के बाद यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सिद्धांत दिया दो, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, खुलापन और पुनर्निर्माण, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करता हूं इस पाठ के अंत में शॉक थेरेपी की। किसकी? शॉक थेरेपी की। क्या है शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। थप्पड़ मारकर सॉरी बोल रहा, यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात इनको कौन पहुंचा रही थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्लस विश्व बैंक इन्हें आघात पहुंचा रही थी। पूंजीवादी जो गुट थी उनके कहने पर ऐसा किया जा रहा था। जो यूएसएसआर से जो अलग देश हुए थे उनको पूंजीवादी अपने सांचे में ढालना चाह रहा था। पूंजीवादी गुट यूएसएसआर से अलग हुए देशों को पूंजीवाद सांचे में ढालना चाहता था। यही कारण था शॉक थेरेपी का, यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक है ये दोनों ही किस लिए जाने जाते हैं? ये अन्य देशों को रुपए देने के लिए, आर्थिक सहयोग देने के लिए जाने जाते हैं। तो शॉक थेरेपी पूंजीवादी गुट यूएसएसआर से अलग हुए देशों को पूंजीवादी सांचे में डालने जाते थे। इसके क्या परिणाम निकले शॉक थेरेपी की? अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। अर्थव्यवस्था चौपट। अर्थव्यवस्था क्या है? चौपट हो गई। दूसरा कारण रूस में आर्थिक संकट।
रूस में आर्थिक संकट। बात करें रूस में आर्थिक संकट तो इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल लग गई। यानी जो कंपनी बड़े बड़े रुपए में बनी थी वो अब जिनके पास रुपए हैं उन्हें दे दी गई, यानी दोनों रुपए में उन्हें दे दी गई, यानी उनका निजीकरण होने लगा, निजी क्षेत्रों में देने लगी, यानी निजी क्षेत्रों में दी गई, प्राइवेट कर दी गई। जो कभी पहले कहा था कि ये सब राज्य के नियंत्रण में है, लेकिन बाद में उन्हें क्या किया गया, बाद में निजी क्षेत्रों में दे दिया गया, क्योंकि रूस में आर्थिक संकट इतना था कि इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल मानी जाती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसके क्या परिणाम निकले, 2-3 परिणाम है वो बता देता हूं आपको। क्या परिणाम निकले? बात नंबर 1, जो शीत युद्ध शुरू हुआ था 1945 से लेकर 1991 तक, उसका अंत हो गया। शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध का अंत। जो यूएसएसआर से अलग देश हुए थे, लिथुआनिया और जो बाल्टिक प्रदेश में रहते हैं, वो क्या हो गए, नवीन राष्ट्रों का उनका उदय हो गया, यानी नवीन राष्ट्रों का उदय, नवीन राष्ट्रों का उदय। अगर बात करें 3 नंबर और, तो अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना, अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना। सोवियत संघ जो यूएसआर प्रणाली थी वो पूरी तरह टूट चुकी थी, अब अमेरिका एक वर्चस्व के रूप में सामने आ गया। इसके बारे में हम अगले अध्याय में आपको बताएंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में जो भी रूस के राष्ट्रपति थे उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूं। अब मैं बात करता हूं राष्ट्रपति की, रूस के जो राष्ट्रपति थे उनके बारे में। तो सबसे पहले एक नाम आता है व्लादिमीर लेनिन, जो आपको बता चुका हूं। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, वो आपको बता चुका हूं, बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से इन्होंने की थी। अब बात करता हूं मैं जोसेफ स्टालिन की। इन्होंने क्या किया, औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा प्रदान किया, औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा दिया। दूसरी बात करें तो बलपूर्वक सामूहिक खेती करवाई, बलपूर्वक सामूहिक खेती, बलपूर्वक सामूहिक खेती इन्होंने करवाई। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, जो 1939 से लेकर 1945 तक मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच जीता गया था, बीच हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की जीत का श्रेय इन्हें जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वार की जीत का श्रेय इन्हें जाता है, तो जोसेफ स्टालिन को जाता है। पहले अध्याय में हम बात कर चुके हैं, जब क्यूबा संकट में सोवियत संघ राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव क्यूबा संकट के समय राष्ट्रपति, या क्यूबा संकट इन्हीं के समय का। क्यूबा संकट कब हुआ, 1962। तो ये थे 2 ध्रुवताओं का अंत, चैप्टर नंबर 2, जो अमेरिका और सोवियत संघ, एक पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जबकि साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव अपने पद से इस्तीफा देते थे। उसके बाद मैंने बात की बर्लिन की दीवार की, जो 1961 में खड़ी की गई, जर्मनी को 2 भागों में विभाजित कर देती है। एक भाग पश्चिमी जर्मनी, जिसका नेतृत्व पूंजीवादी प्रणाली कर रहा था, दूसरी तरफ पूर्वी जर्मनी, जिसका नेतृत्व साम्यवादी विचारधारा कर रहा था। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार ध्वस्त की जाती है तथा लोगों के द्वारा। इस बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक कहा जाता है। नोट लगा कर लिख लें, यह बात रहेगी थी।
बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक कहा जाता है। जबकि मैंने बात की क्यूबा संकट की, तो क्यूबा संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, लेकिन शीत युद्ध की निशानी या प्रतीक किसे कहा जाता है, तो बर्लिन की दीवार को कहा जाता है। उसके बाद मैंने रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, तो व्लादिमीर लेनिन ने साम्यवादी समाज की स्थापना की। इसमें कुछ लक्ष्य रखे गए, समानता पर आधारित समाज का जन्म, उत्पादों वितरण पर सरकार का नियंत्रण, कोई भी क्षेत्र निजी नहीं होगा और अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद मैंने बात की यूएसएसआर, जिसे भाषा में सोवियत संघ कहते हैं, जिसका गठन 1922 में हुआ और कब तक चला, 1991 तक। अंग्रेजी में बात करें यूएसएसआर की, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। उसमें 15 गणराज्य थे, जिसमें रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देश थे। इसका केंद्र बिंदु था रूस। कौन था? रूस इनका संचालन कर रहा था। उसके बाद मैंने बात की सोवियत प्रणाली की। कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने महत्व दिया, विपक्ष का कोई स्थान नहीं था, राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था थी, यानी कोई भी क्षेत्र निजीकरण में नहीं हुआ। इस सोवियत प्रणाली के लाभ भी हमें देखने को मिले। नई दुनिया का जन्म हुआ, विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल में प्रचुर मात्रा में भंडार मिले, सुविकसित आवागमन मिला और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभर कर आया और संचार प्रणाली उन्नत हुई। इसी के पतन के कारण भी हमें देखे। पतन के कारण क्या थे? नौकरशाही का शिकंजा, लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी और सोवियत संघ का एक या रूस का एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आना या पूरी तरह वो पनप रही थी दूसरे देशों पर कब्जा कर। उसके बाद अफगानिस्तान में अक्सर भी एक पतन का कारण माना जाता, 1969 से लेकर 1989 तक हुआ था। उसके बाद मैंने शॉक थेरेपी की बात की, जो आघात पहुंचाकर उपचार करना ही क्या है, शॉक थेरेपी है। आघात पहुंचा रही थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, जो नवीन राष्ट्र जो आजाद हुए थे यूएसएसआर से, जो एक उन्हें पूंजीवादी विचारधारा थी वो अपने सांचे में ढालना चाहती थी। उसके बाद मैंने राष्ट्रपति की बात की, व्लादिमीर लेनिन, जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी को महत्व देते हैं। उसके बाद जोसेफ स्टालिन औद्योगिकरण और तेजी को बढ़ावा, बलपूर्वक सामूहिक खेती कराते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से लेकर 1945 के बीच लड़ाई के उनका जीत का श्रेय इन्हें जाता है। निकिता खुसरेव, जब क्यूबा संकट हुआ था 1965 में, अमेरिका ने सोवियत संघ में बे ऑपिक्स एक गृह युद्ध शुरू करवा दिया था, तो निकिता खुसरेव ने वहां पर अमेरिका के बड़े बड़े शहरों की तरफ परमाणु मिसाइलें तैनात करवा दी थी। उन्हें शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है क्यूबा संकट को, और बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक या निशानी कहा जाता है। तो ये थे दो देवताओं का अंत। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।